दर्शकों के सवाल हमारे पास बड़ी संख्या में आ रहे हैं और हम दर्शकों के सवालों के जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने उन्हीं दर्शकों के सवालों को प्रायोरिटी से लेते हैं जिनके पास प्राइम मेंबरशिप होती है। प्राइम मेंबरशिप वाले दर्शकों के सवालों को हम अपने एक्सपर्ट से प्रायोरिटी से पूछते हैं। और प्राइम मेंबरशिप लेना बहुत ही आसान है। 3 प्लान आपके सामने, इनमें से इन तीनों प्लान में से आप अपने बजट और अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी प्लान चुन सकते हैं। और इन प्लान्स के साथ में इनके साथ दी जाने वाली सुविधाएं भी लिखी हुई है, तो इन प्लान्स को आप अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। और मनी9 की प्राइम मेंबरशिप को लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप मनी9 के किसी भी वीडियो या किसी भी पेज पर जा सकते हैं, वहाँ आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। अगर आप पहले से मनी9 के प्राइम मेंबरशिप मेंबर हैं तो आपको रिज्यूम का विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। इसके बाद आप हमारे प्राइम मेंबर बन जाएंगे और आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो बाकी दर्शकों को मिलती है। प्राइम मेंबर्स के लिए हम वीक में 2 स्पेशल शोज, एक म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ बुधवार दोपहर 2 बजे और शनिवार दोपहर 12 बजे स्टॉक से जुड़े हुए स्पेशल शो का हम आयोजन करते हैं, जिसमें केवल प्राइम मेंबर्स अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मनी9 के यूट्यूब पेज के पोस्ट सेक्शन में हम कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी देते हैं जो केवल प्राइम मेंबर्स के लिए होती है। वही डेली न्यूज़लेटर, डेली जो खबरें हैं दुनिया भर की बिजनेस जगत से जुड़ी खबरें और ख़ास खबरें वो हम मनी9 के प्राइम मेंबर्स को देते हैं। तो आप जल्दी से प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करें और फिर हम भी आपके सवाल प्राथमिकता से अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। ठीक है सर, दर्शकों के सवालों को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है काना मंडल जी का है। ये कह रहे हैं कि जेएसएल या जायसवाल निको में से कोई एक स्टॉक लेना चाहते हैं, जो आप बोलेंगे वो ये लेंगे। बहुत बेहतरीन है। फंडामेंटली जेएसएल ज्यादा अच्छा है और जायसवाल निको भी बहुत बेहतरीन कर रहा है। रायपुर बेस्ड कंपनी है जायसवाल निको भी। दोनों कंपनी लेने लायक है। अगर जेएसएल की बात करूं तो अभी 855 चल रहा है। मुझे लगता है अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो है वो 760 है और अच्छा लेने का भाव है 820 830 का। तो अगर ये स्टॉक अगर किसी वजह से करेक्शन में 820 830 मिलता है तो ऐड करें। ये स्टॉक 1000 प्लस हो सकता है बहुत जल्दी आपको एक क्वार्टर के अंदर देखने को मिल जाए। और वैसे ही जायसवाल निको की अगर बात करें वो शायद 90 रुपीज के करीब चल रहा है। सर मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं चार्ट भी खोल लेता हूँ। 90 रुपये 18 पैसे इसकी पर चल रहा है जी। 90 रुपया 18 पैसे, 90 रुपये 20 पैसे के करीब ये चल रहा है स्टॉक। और ये स्टॉक भी काफी अच्छा कर रहा है सर। अच्छा लेवल है बाई करने का 80 82 रुपए। बट अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। किसी दर्शक नया भी ऐड करे तो ऐड करना सकते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी 110 115 रुपए तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। मगर मेटल सेक्टर है, ये याद रखिएगा कॉमोडिटी सेक्टर है। साइकिल अगर टर्न उल्टा होता है, अभी साइकिल पॉजिटिव साइड में, साइकिल उल्टा होता है तो पैसा भी बहुत जल्दी लेके जाते हैं। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे स्टॉक्स में। जी। तो अगला सवाल जो है वो सुनीता चतुर्वेदी जी का। ये हमारी प्राइम मेंबर है, उन्होंने लगभग अपना पूरा पोर्टफोलियो ही डाल दिया है और ये पूछ रहे हैं कि इनके पास M&M फाइनेंस 368 पड़े हैं, ब्लैक बग 696, इंडियन होटल्स 756, बालू फोर्ज 654 और इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्प 585 पर है। ये इस पर मिड टर्म व्यू जानना चाह रही है और शायद इनको लॉस हो रहा था। ये पूछ रहे हैं कि लॉस बुक करें या इन्हें होल्ड करना चाहिए। एक लाइन में अगर बात करूं तो पांचों स्टॉक बहुत अच्छा चूज किया इन्होंने। मिड टर्म मतलब मैं मानकर चलता हूँ 6 महीना, बट मैं बोलूंगा 6 से 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देखें। 410 से M&M फाइनेंस करेक्शन हो गए 360 355 आया है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को नया कोई खरीदना चाहे तो ले सकते हैं। 330 340 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। M&M फाइनेंस मेरे हिसाब से अपमूव में है, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा करेक्शन है और ये अपॉर्चुनिटी है इसको होल्ड करना और बाय करने का। हमारे स्मॉल केस में है ये स्टॉक, ये डिस्क्लेमर है। मेरे हिसाब से बने रहिए M&M फाइनेंस में। सर दूसरा स्टॉक आई बिलीव इनका था इंद्रप्रस्थ मेडिकल एक था। वो भी करेक्शन हुआ है 600 रुपए से 430 के करीब सर, मुझे जितना याद आ रहा है ये स्टॉक आया है। 430 450 के करीब चल रहा होगा, ये 430 चल रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट जोन में है, 400 रुपए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। बने रहिए, आपका भाव वापस आएगा। बहुत बेहतरीन कंपनी है सर। हमने जो मार्केट में देखा होगा अपोलो फार्मेसी, तो ये इंद्रप्रस्थ मेडिकल वही है। अपोलो फार्मेसी का एक ब्रांचेस ये चलाते हैं मेनली। बेहतरीन कंपनी है। मेरे हिसाब से स्टॉक को भी बने रहिए। वापिस आपका भाव भी आएगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा, बट थोड़ा सा व्यू लॉन्ग टर्म रखना है आपको। थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक रहता है तो 100 150 पॉइंट बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, वो जरूर याद रखिएगा। 20 से 30% का मूव
काफी तेजी से होता है। अब डाउन साइड हो चुका है ऑलमोस्ट 400 अच्छा खासा सपोर्ट है, 400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जी सर, सुशील जी हमारे प्राइम जी मेंबर ये पूछ रहे हैं कि सुजलॉन में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है सितंबर से, क्या इसमें अब गिरावट आने वाली है? और सेम पैटर्न इसका जो है 2000 मई 2019 और मई 2010 में भी बना था। तो सुजलॉन पर ही राय जानना चाह रहे हैं। और दूसरा, साउथ इंडियन बैंक में ब्रेकआउट और टारगेट क्या है और उसकी टाइमलाइन ये पूछ रहे हैं। सुशील जी, सुजलॉन में ये सिंगल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, अभी मिला नहीं है, मिलने का चांसेस है। तो अगर ये 48 47 टूटता है तो मुझे लगता है ये 40 या 38 रुपीज तक का नीचे का डाउन साइड आ सकता है स्टॉक में। दो तीन एक रीजन है, वैल्यूएशन कंसर्न है, दूसरा एनर्जी सेक्टर में डाउन ट्रेंड है, तीसरा चार्ट वाइज भी जो आप बता रहे हो नेगेटिविटी दिख रही है। अभी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है बट ब्रेकडाउन के पूरे आसार दिख रहे हैं स्टॉक पे। तो दूसरा जी स्टॉक कौन सा बताया सर आपने? सर, दूसरा इनका स्टॉक था साउथ इंडियन बैंक। बहुत अच्छा लग रहा है सर साउथ इंडियन बैंक। मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और नया एंट्री करना तो नया एंट्री भी कीजिए। 30 रुपीज 32 रुपीज से स्टॉक चलना स्टार्ट किया है सही से, और 42 हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो 6 रुपये से स्टॉक 2021 में 6 रुपये था, वहां से चलना स्टार्ट किया है। बहुत जबरदस्त रिटर्न बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक ने जनरेट करके दिया है। और मुझे लगता है अभी 50 के करीब ये स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है, और अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो है 36 रुपीज में है। कुछ दिन पहले 37.5 36.5 के बीच में आया था करेक्शन में, 5 7 10 दिन की पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा दिन नहीं। और वहां से ही वापिस से बाउंस बैक हुआ, तो वो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी के लिए 50 का टारगेट रखें, और वहां पे किसी वजह से 48 50 दिख रहा है तो आपको बेचना नहीं है, स्टॉप लॉस इंक्रीज करना है। वो फिर उस टाइम पे किसी से बात करके स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जी ठीक है सर। सर, ये लास्ट सवाल ले रहा हूँ आपसे। रोहन जी पूछ रहे हैं कि एनएमडीसी में 1.5 साल का ब्रेकआउट है क्या, और स्टॉप लॉस और टारगेट इस पर पूछ रहे हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स पर भी ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। तो दूसरा अदानी पोर्ट पूछा आपने, राइट? जी, अदानी पोर्ट्स। ठीक है। एनएमडीसी बहुत अच्छा लग रहा है सर, 84 85 के लेवल पे बहुत अच्छा लेवल है। आप 82 81 का स्टॉप लॉस लगाइए, ये ब्रेकआउट है 1 1.5 साल का, और ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है 95 से 100 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है बहुत शॉर्ट टर्म में। 3 3 महीने के करीब आपको 15 से 20% का मूव इसमें देखने को मिल सकता है, तो बने रहिए। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, जैसे मैंने कहा, बात की, मेटल सेक्टर आउट आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मगर क्योंकि कमोडिटी साइकिल है और ये डाउन ट्रेंड में भी बहुत जबरदस्त डाउन टूटता भी है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में एटलीस्ट। दूसरा था अदानी पोर्ट। सर ये स्टॉक 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए नहीं, ये स्टॉक 2 से 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लेते हैं 1460 1480 रुपए तक का एक अच्छा खासा रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। एक बार ये रेंज ब्रेकआउट आएगा, मुझे लगता है 1520 30 के ऊपर आएगा, उसके बाद 1700 से 1800 रुपए तक का टारगेट हमें आते हुए दिखेगा 1 से 1.5 साल के अंदर। और 3 साल में मुझे लगता है स्टॉक 2500 से 3000 भी हो सकता है, यहाँ से डबल भी हो सकता है। उसके व्यू पॉइंट से अदानी पोर्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग थोड़ा बहुत करें अलग बात है, बट ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। जी सर, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जाने से पहले क्या कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी सर, 2 3 एक बात का जरूर करना चाहूंगा। पहला, तो जो भी स्टॉक के बारे में हमने बात की है, वो मेरा पर्सनल बायस उसमें हो सकता है। सेम रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट को भी देते हैं, हमें अपने पोर्टफोलियो में भी कुछ कुछ स्टॉक हो सकता है। तो आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कर ले, या अपने RARI से जरूर पूछ ले। और दूसरा चीज, अपवर्ड डायरेक्शन वाले स्टॉक में एवरेज आउट करें, ज्यादा अच्छा है। डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर आप फंस चुके हैं और निकलना नहीं चाहते, पर उसमें एवरेज आउट ना करें। ये 2 दिन पहले भी मैंने बात की थी। अब मैं चाहूंगा कि हर रोज ये बात मैं आप लोगों को दोहराऊं, सो दैट आपका लॉस कम हो। मैं कभी कभी गलत बात बोल देता हूँ, थोड़ा सा हार्श बात बोल देता हूँ, बट वो इसी वजह से बोलता हूँ क्योंकि आप लोग के दिल में लगे। मुझे आप गाली दो चलेगा, बट आपके पोर्टफोलियो में रेड ना हो। जी जी सर, बिल्कुल सही बात है थैंक सर। यू। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनी 9 को समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे लोकेश सेतिया जी, जो हमारे दर्शकों के सवालों को जवाब दे रहे थे। अब हमारे साथ अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। सर नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, दर्शक काफ़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है, सुबह में उठा, सामने छत पे गया तो सामने वाली बिल्डिंग ही नहीं दिख रही थी, मैं वापस आके सो गया।
लेकिन सर दर्शक तो आपको देखना चाहते हैं ना, आपको बिल्डिंग नहीं देगी, लेकिन दर्शक आपको ही देखना चाहते हैं। कई सवाल सिर्फ हाँ लेकिन आपके लिए ही पूछे जाते हैं। मैं सर मैं अपना हाथ जोड़ के 1 महीने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इतनी ठंड मेरे से नहीं बर्दाश्त है। सर जो पहला सवाल है हमारे गर्मी पास वो में मैं आप ही के सुबह लिए था। 7 बजे आके बैठ जी जाऊंगा। जी जी, नहीं नहीं गर्मी सर। आने दीजिए, सुबह 7 बजे आके बैठ जाऊंगा। जी सर, मैं पहला सवाल लेता हूँ जो ये आपके लिए पूछा गया था। करण मंडल जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि संदीप अंशुल सर, मेरे क्वेश्चन ले लीजिए। मैंने सिर्फ अंशुल जैन सर को ही फॉलो करती हूँ। जेएसएल और जायसवाल निको, इन दोनों में से किसी एक शेयर पर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो सर कहेंगे मैं उसमें बोलेंगे मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। देखिए, क्वालिटी वाइज तो एनी डे जेएसएल बहुत बेहतरीन है, और मोमेंटम वाइज जायसवाल निको बहुत बेहतरीन है। अगर आप में वो डिसिप्लिन नहीं है स्टॉप लॉस लगाने वाला, कि स्टॉप लॉस आपसे बर्दाश्त नहीं है, लॉस आप ले नहीं पाते हैं, तो जायसवाल निको आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए फिर जेएसएल है। अगर नहीं भी स्टॉप लॉस काटे, साल 2 साल फंस भी गया, तो ऐसा नहीं है कि 50 60 70% गिर के फिर वापस नहीं आएगा। जायसवाल निको गिरेगा तो शायद वापस ना आए, शायद वापस आ जाए। जेएसएल कम से कम ये है कि अगर गिर भी गया और आप नहीं भी स्टॉप लॉस काटे, तो साल 2 साल फंसेगा पैसा, लेकिन इवेंचुअली आपको पूरा ब्याज समेत तीसरी साल दे जाएगा। तो अगर अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर आपको स्व का ज्ञान होना हैं, उसके हिसाब से फिर। ठीक है सर। सर जो अगला सवाल है वो समीक्षा जैन जी का सवाल है। ये पूछ रही कि इनके पास सीएसबी बैंक 548 लगभग 549 रुपये के भाव पर है, एचबीएल इंजीनियरिंग 971 रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 166, करूर वैश्य बैंक 272 के लिए हुए हैं। स्टॉप लॉस और ये स्ट्रेटजी इस पर जानना चाह रहे हैं इन सभी। बस लगता है कि इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो ही हमारे साथ शेयर कर दिया है। सर मुझे सर एक सुन बार पा रहे हैं स्टॉक का क्या नाम। मेरी आवाज़? हेलो, मनोज सर से बात करो। सर सीएसबी बैंक में कौन सा नेट सही चल रहा है? हर एक पे तो फ्लैप आ रहा है। जो बोल दो वो कनेक्ट कर लें। सर आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जो सही चल रहा है वो बता। ठीक है सर, सीएसबी बैंक, एचबीएल इंजीनियरिंग, यूबीआई और करूर वैश्य बैंक, इन सब के ऊपर इनके सवाल हैं। और स्टॉप लॉस, ये स्ट्रेटजी, ये इसमें जानना चाह रही हैं। मार्केट में जिस तरीके की उठापटक देखने को मिल रही है, उसने लगभग सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आशंकित कर दिया है कि किस तरीके से इसमें स्ट्रेटजी बाज़ार में बनाई जाए। और आ जा रही बाज़ार है? के अंदर लगभग सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आपकी एकदम क्लियर आ रही है। सर मेरा सीएसबी इंटरनेट बैंक, दोनों तीनों थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। जी जी सर देखिए, सर सीएसबी बैंक में 105 हफ्ते का कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट था। जी 429 पे स्टॉक ने 574 का हाई बनाया है। इसको अगर आप कर लेंगे, 3 ईयर चार्ट कर लेंगे, तो आपको दिखेगा कि कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट 423 425 में आया था, 574 का हाई बना है। पिछले 2 दिन से करेक्टिव ट्रेंड में है, और ये इसीलिए है क्योंकि मूविंग एवरेज से सुपर एक्सटेंडेड हो गया था। तो वही वेदांता, वही हिंडाल्को, वही हिंद जिंक, वही हिंद कॉपर, सब चीज में जिसमें भी मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, उसमें सीएसबी बैंक जैसा करेक्शन आता हुआ दिखेगा। तो सीएसबी बैंक फिलहाल करेक्ट हो रहा है। मे भी इस करेक्शन में आपको 450 तक डिप मिल जाए, 20 डे मूविंग एवरेज तक। वहां पे जब नया बेस बन के बुलिश रिएक्शन देगा तो फ्रेश बाई बनेगा। ओवरऑल जो ब्रेकआउट आया है, इसका टारगेट 700 रुपए है। जी। इसके अलावा एचबीएल इंजीनियरिंग इनके पास 971 के भाव पर है। हिंद जिंक भी मूविंग एवरेज से एक्सटेंड, नहीं, मूविंग एवरेज नहीं सर, कैचअप हो गया और एचबीएल आप देखिए। इंजीनियरिंग। अच्छा, एचबीएल इंजीनियरिंग, जी, एचबीएल इंजीनियरिंग। 971 के देखिए, भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। सर एचबीएल इंजीनियरिंग में 958 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी था, जो कि नहीं किया। परसों और कल उसको अटेम्प्ट किया निकालने के लिए। इसमें हमने प्रीएम्प्टिव बाई सजेस्ट किया है। हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। 1 से 2 दिन में अगर 960 के ऊपर नहीं टिका, तो फिर स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। जी। इसके अलावा सर यूनियन बैंक 166 और करूर वैश्य 272 के भाव पर है। यूनियन बैंक तो इनके भाव के क्यों? पास ही है।
यूनियन बैंक तो 2 साल के लिए छोड़ दीजिए। यूनियन बैंक आपको 300 रुपए प्लस का टारगेट मिल जाएगा। 154 करीब का ब्रेकआउट है, 145 का स्टॉप लॉस है, 300 रुपए करीब का टारगेट आना चाहिए। तो जाने के लिए 15-20 रुपए है, आने के लिए लगभग 150 रुपए है। करूर वैश्य बैंक में 299 का टारगेट है, 280 तक पहुंचा है, थोड़ा सा मूविंग एवरेज से दूर है, पुल बैक लेगा मूविंग एवरेज में, मे बी 20 डे मूविंग एवरेज 260 तक आए, जहां भी बुलिश रिएक्शन बनेगा 299 की तरफ चल देगा। तो करूर वैश्य बैंक, यूनियन बैंक को छेड़ने की जरूरत नहीं है। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड बहुत ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लॉन्ग के फेवर में है। इसमें लॉस आपको दो ही चीज दे सकती है, या तो मार्केट एकदम खराब हो गए स्टॉप लॉस हिट कर दे इन स्टॉक्स का, या फिर आप जल्दबाजी में निकल जाए। जी सर, अगला सवाल शंकर सिंह जी का है, ये हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि इनके पास रिलायंस के 548 रुपए के भाव पर 500 शेयर हैं, एवरेज कहाँ करें और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? देखिए, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं दूंगा, बट 494 1494 इसका मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो फिर थोड़ा डीपर पुल बैक 1440 के आसपास जो गैप है, 1433 1423 पे गैप है, उसको फिल करने जाएगा। तो या तो यहीं पे जिसको भी अगर लेना चाह रहे हैं या लेना है, तो मैं तो यहीं पे स्टार्ट कर देता लेना। अगर मेरे पास महंगा होता मैं यहीं पे स्टार्ट कर देता लेना। ठीक है सर, नैन्सी जी के नाम से एक आईडी पूछ रही है कि अल्कोहल स्टॉक्स बजट से पहले लें, क्या कोई सैंक्शन का डर है? और एनी स्टॉक फॉर ए क्विक स्विंग, इसके अलावा इनके पास डीसीबी बैंक भी 185 के भाव पर है, तो ये डीसीबी बैंक पर देखिए जानना चाह रही है और अल्कोहल स्टॉक्स पर ये व्यू जानना चाह रही है। देखिए, इस समय गवर्नमेंट सिंह स्टॉक्स के पीछे ही पड़ी है, तो दिक्कत तो रहेगी सिंह स्टॉक्स में। पहले डीसीबी बैंक बता देता हूँ, नहीं भूल जाऊंगा। डीसीबी बैंक में 178 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है डीसीबी बैंक, ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं है। 178 का सपोर्ट है, 175 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। स्टॉप लॉस नहीं कटा तो 196 रुपए तक आराम से ये स्टॉक आ सकता है। तो डीसीबी बैंक ठीक लग रहा है। और लिकर स्टॉक्स में देखिए, गवर्नमेंट सिंह स्टॉक्स के पीछे पड़ी हुई है, आईटीसी आपने देखा ही है, तो वो रिस्क हमेशा मार्केट में रहेगी, और बजट के राउंड तो सबसे ज्यादा रहेगी। तो क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है या गवर्नमेंट को पता है। तो उस पर स्पेक्यूलेट करने की जगह जीएम ब्रिवरेज में कहीं भी वीकली मूविंग एवरेज के अंदर डिप आए, एक डिप आई थी 970 तक, वहां से टारगेट खुला था 1316 का हाई बन चुका है। अब यहाँ से नया सेटअप, या तो अगर ये कप है तो फिर 4-5 हफ्ते हैंडल डेवलप करने में टाइम लगाएगा, पैटर्न प्रीएम्प्ट नहीं किया जाता है, समय दीजिए। अगर स्टॉक में मूविंग एवरेज के अंदर अच्छा बेस बना तो हम दोबारा से बाई देंगे। जीएम ब्रिवरेज हमारी लिस्ट में टॉप पे है, सेकंड बेस्ट यूनाइटेड स्पिरिट है। जैसे इसमें मार्कोलाइंस में फ्लैग पैटर्न फेल हुआ था, लगभग उसी तरीके से यूनाइटेड स्पिरिट फ्लैग के बॉटम पे है। तो अगर फेल हुआ तो एकदम मार्कोलाइन जैसी डाउन मूव बनेगी, अगर यहाँ पे स्वीप मारा तो फिर 1456 जाएगा। हमारा इंटरेस्ट 1456 के बाद ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं। जी सर, निशिता जी हमारी प्राइम मेंबर ये पूछ रही हैं कि आईडीएफसी बैंक पर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं और कैन वी टेक एक्सिस बैंक एट करंट लेवल्स? तो पहला स्टॉक कौन सा है? आईडीएफसी बैंक, इसमें स्टॉप आईडीएफसी लॉस फर्स्ट जानना बैंक में चाहिए। तो कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई खास दिक्कत नहीं है। आप स्टॉप लॉस 76 रुपए का लगा लीजिए। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा रही हैं तो 83 का लगा लीजिए। आइडियल स्टॉप लॉस 76 का होना चाहिए। और टारगेट आपका जो पहला टारगेट था 84.5 हो चुका है। अब यहाँ पे नया बेस बना के ऑल टाइम हाई 100 रुपए 37 पैसे और फिर 110 रुपए जा सकता है। एक्सिस बैंक में बहुत सही अपमूव आ चुकी, वापस ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है स्टॉक। और अगर इसका 1.5 साल का चार्ट करके देखेंगे तो बढ़िया कपनल पैटर्न के ब्रेकआउट के पास खड़ा है। 1304 के ऊपर क्लोज होते ही से 1600 रुपए की तरफ चल जाएगा। बहुत ज्यादा टाइमिंग करने की गलती मत कीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके एंटर कर लीजिए। मतलब अगर 100 लेना है तो 25-30 तो यहीं भर लीजिए, डिप मिलती जाए तो ऐड करते जाइए, नहीं मिली तो ऊपर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जी सर, जो अगला सवाल है वो राधा स्वामी के नाम से इनकी आईडी है, हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा पर 2380 रुपये पर अंशुल सर की कॉल पर लिया था और प्रीएम्प्टिव 2175 पर, आप प्रॉफिट बुक करें या 2600 का वेट करें? 2380 नहीं सर, मैं 2180 में बोला था। 2180 में मैनकाइंड बाई करने बोला था। 2300 का पहला टारगेट था जो कल अचीव हुआ है।
दूसरा टारगेट 2410 रुपए का है। तो आई गेस या तो इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की है या किसी और के कहने पे लिया है। मेरा 2180 पे रिकमेंडेशन था। जी ठीक है सर। मिस्टर विकासी जी के नाम से ये प्राइम मेंबर ही पूछ रहे कि अंशुल जी, अवंती फीड्स कैन आई कीप फॉर 2 years फॉर 1300 रुपये के टारगेट के लिए, ऑल्सो एडवाइज ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर हम बात कर 900 चुके हैं सर। अवंती फीड्स पर ये पूछ रहे हैं क्या 2 साल के लिए इसे रख सकते हैं 1300 रुपये के टारगेट के लिए? 900 निकला तो ही 1300 जाएगा। अगर यहाँ से फेल हुआ तो पहले 815 तोड़ेगा और उसके बाद 633 तक नीचे जाएगा। तो मैं पैटर्न प्रीएम्प्ट नहीं करता, मैं ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट नहीं करता अनलेस स्पेसिफिक कंडीशंस हो जो इसमें नहीं है। मेरा इंटरेस्ट 900 के ऊपर ही आएगा। जब 900 के ऊपर टिक जाएगा तब मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल नेकलाइन पे खड़ा है। यहाँ पे या तो ब्रेकआउट बनता है या फील्ड ब्रेकआउट बनता है। फील्ड ब्रेकआउट में आपने देखा ही है कि किस तरीके से 40-50% स्टॉक टूट जाता है। तो वो रिस्क मैं लेने तैयार नहीं हूँ। आई वुड वेट। मैं 600 के ब्रेकआउट का वेट 900 के ब्रेकआउट का वेट करूंगा। ठीक है सर। अगला जो सवाल है सर, मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज के नाम से इनकी आईडी है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास व्यू ये जानना चाह रहे हैं, ममता मशीनरी 485 पे इनका लिया हुआ है, ग्रिफ्स कॉटन 233 पर इन्होंने लिया हुआ है। क्या करें, रेट कब तक आएंगे? और बेस्ट एग्रो 430 पर, इन पर ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। सर देखिए, ममता मशीनरी 407 अगर तोड़ती है तो फिर नया डाउन मूव खींचेगा, क्योंकि 10 20 50 मूविंग एवरेज लास्ट वीक रिजेक्ट हुआ है और डाउन साइड फॉलो थ्रू मूव मिल रही है। तो 460 टूटा तो 390 एंड बिलो के टारगेट मिलेंगे। फिलहाल आईपीओ बेस बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें 407 390 प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो 407 तो मैं नहीं लगाऊंगा स्टॉप लॉस। मैं अगर होता तो मैं 390 तक देखता। अगर 390 नहीं सस्टेन हुआ तो फिर एग्जिट, और 390 सस्टेन हुआ तो फिर ये आईपीओ बेस का अप मूव बनाएगा 540 रुपए तक। तो अगर है तो 390 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा ग्रिफ्स कॉटन भी है सर इनके पास। ग्रीव्स कॉटन में वही 203 सॉरी 196 197 का लेवल रिजेक्ट हुआ है। डाउन मूव में दम नहीं दिख रही है, तो मे बी यहाँ पे एक हफ्ता 10 दिन और लगा सकता है। बट जैसे ही 203 रुपए निकलेगा तो एक बार के लिए 225 240 की रेंज मिल सकती है, क्यों बहुत पिटा हुआ है काउंटर। तो यहाँ पे बेयर ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, जो कि 203 के ऊपर कंफर्म होगा। जी, इसके अलावा सर बेस्ट एग्रो लाइव भी इन्होंने 430 के भाव पर लिया हुआ है। बेस्ट एग्रो हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था, हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। बाकी ये स्टॉक 529 जाते हुए दिख रहा है। अब चूंकि हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, स्टॉप लॉस कटा है तो घर से कुछ नहीं जाएगा। रिवाइज स्टॉप लॉस 400 रुपए का कर लेना चाहिए। ठीक है सर। कुंज बिहारी शाक्य जी पूछ रहे हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, कि इनके पास गेल और एटीजीएल के शेयर हैं, दोनों में इनको लॉस हो रहा है। अगर इनको रखना हो तो दोनों में से किस स्टॉक को ये रख सकते हैं? देखिए, गेल में 167 टूटता है तो 158 तक आ सकता है, लेकिन ये पूरी बाइंग जोन है ना कि सेलिंग जोन है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक्यूमुलेशन की जोन है। सेम इज विद एटीजीएल। 3-4 दिन पहले जो बड़ी मूव आई थी वो फिर 50 डे मूविंग एवरेज रिजेक्ट की है। प्रोबेबली 545 532 आ सकता है। ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगी आपकी बाई करने के लिए। जी ठीक है सर। लोहित चोपड़ा जी प्राइम मेंबर है, ये एनएमडीसी पर व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, एनएमडीसी में जो टारगेट था हमारा 78.96 के ब्रेकआउट पे 86.97 वो आ चुका है। अब यहाँ से चूंकि 4 1 2 3 4 5 6 7 में से 6 अपवीक है, तो यहाँ पे राइट साइड कंसोलिडेट कर सकता है। नेक्स्ट लेग अप मूव 87 के बाद बनेगी। 87 निकलता है तो फिर स्टॉक में अच्छी खासी तेजी डेवलप होगी। जी तो राजीव कुमार जी प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज इन्होंने 1300 रुपये के भाव पर लिया हुआ है, अभी इसको होल्ड करें या इसमें से निकल जाएं? ठीक है, डॉक्टर रेड्डी में जब गैप डाउन हुआ था बॉक्स लो के आसपास 31 अक्टूबर को 1185-86 में, वहां से हम बाई रिकमेंड करते आ रहे हैं। बॉक्स मिड 1288 आया और वहां से पुल बैक आ रहा है। आना बॉक्स हाई चाहिए था, तो वापस से ऑन द डिप्स कहीं भी अब 1180 के आसपास बाई बनेगा अगर बॉक्स लो बचता है। तो मैं जनरली जैसे हमने टाटा केमिकल में किया था, 5 बार बॉक्स लो से बाई बना था, 6वीं बार बॉक्स लो तोड़ा था। तो किस बार बॉक्स लो तोड़ेगा या बॉक्स लो तोड़ेगा ही नहीं, बॉक्स हाई जाके बॉक्स हाई तोड़ेगा,
ये सब चीज प्रीएम्प्ट करने की जगह बॉक्स लो, 1183 के आसपास बाई कीजिए, 1160 का स्टॉप लॉस लगाइए। ले गया तो 20-22 रुपए ले जाएगा, देने पे आया तो 1345 पहले देगा और ब्रेकआउट के बाद फिर 1500 देगा। तो खोने के लिए 1183 के बाद 20-25 रुपए रहेंगे और पाने के लिए लगभग 300-400 रुपए रहेंगे। जी सर, आशीष सिंह जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो 102 वीक में 5 से 6% दे दें रिटर्न। देखिए ऐसे स्टॉक जनरली मतलब मॉर्निंग टाइम में ही निकलते हैं, लेकिन इत्तेफाक से आज सुबह भी कुछ भी नहीं निकला है। कल जो आईएफबी एग्रो में हमने प्रॉफिट बुक की थी इंट्राडे में, वही स्टॉक वापस से आज चल रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। दूसरा, लिस्ट में बड़े सौदे हो रहे हैं सीजी शिपिंग में, लेकिन काफी एक्सटेंडेड है, तो मेरा कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा है स्टॉक में भी फिलहाल। तीसरा आया है मिडवेस्ट, लेकिन वो नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा अभी, कुछ अच्छा पैटर्न बने तो ही करूंगा। करना स्काई गोल्ड में चौक है ना अपना, अगर आपको इमीडिएटली करना ही है तो स्काई गोल्ड में आज के लो 348 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसलिए मैं बताने में भी मतलब अब पीछे हटने लगा हूँ। जी, तो स्काई गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। सर, सूर्य यादव जी प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि रोलेक्स रिंग्स और कोटक बैंक पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका? रोलेक्स रिंग में कुछ स्टॉप लॉस दिया, रोलेक्स रिंग हमने बाई दिया था, स्टॉप लॉस कट गया है और अगर 122 के नीचे क्लोज किया तो और डाउनसाइड खुल जाएगी। रोलेक्स रिंग में अब तभी दो प्रीएम्प्टिव बाई दिए थे, फेल हो गया। अब कंफर्म बाई 138.50 के ऊपर बनेगा तब बाई करेंगे। तो अभी तो फिलहाल रोलेक्स रिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा कौन सा था जी, सर? कोटक बैंक। कोटक बैंक में अब स्प्लिट आने वाला है 14 जनवरी को, 4-6 महीने स्टॉक डेड हो सकता है, तो अवॉइड कर देना ज्यादा बेटर है। लेना ही है तो इस समय एचडीएफसी बैंक बाइंग रेंज पे आ चुका है, यहाँ से 941-943 की जोन में। खोने को 30-40 रुपए है, पाने को लगभग 200 रुपए है। जी ठीक है सर। मित्तल जी हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि संदूमा यानी कि संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड जो स्टॉक है उसमें इन्होंने 167 के भाव पर लिया है और अभी 250 रुपये चल रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या इसमें बने रहें। देखिए संदूमा 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 हम 3-4 बार बाई दिए हैं और टारगेट्स अचीव हुए हैं। मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड था, इसलिए हम इससे थोड़ी सी दूरी बना लिए। और आप देखिए मूविंग एवरेज मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो 20 डे मूविंग एवरेज 239 तक आके अगर कोई भी बुलिश एविडेंस दिया तो हमारा दोबारा बाई में इंटरेस्ट होगा, और नहीं दिया तो फिर ये स्टॉक की कहानी फिलहाल के लिए तो खत्म हो चुकी है। ठीक है सर। विपुल जी कह रहे हैं कि सर तत्व चिंतन पर ये पूछ रहे हैं, तत्व चिंतन राय जानना चाह रहे हैं सर उस पर। तत्व चिंतन में कोई भी बुलिश अपसाइड तभी बनेगी जब बेयर मिनिमम स्टॉक में 1400 का लेवल तोड़ेगा। वीकली पे मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गया था, तो मूविंग एवरेज तक पुल बैक आनी थी, वही आई है। 20 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट हो चुका है। मोस्ट लाइकली यहाँ से बुलिश एविडेंस बनना चाहिए जो कि 1400 के ऊपर कंफर्म होगा, तो 1400 जैसे निकले तब बाइंग की सोचना चाहिए, और अगर नहीं निकला तो फिर ये थोड़ा सा डीपर पुल बैक 1140 तक जाते हुए दिखेगा। जी एक सर राजरतन टारगेट हुआ, एक कल राजरतन बताया था, राजरतन ज्वेलर्स, उसमें 7% बढ़ गया है, 7.5%, तो हम बुक करा रहे हैं, टारगेट डन हो गया हमारा 1:2 जी रिस्क रिवॉर्ड पर। जी ठीक है। तो जिन लोगों ने इसमें अगर इन्वेस्ट किया है अंशुल जी के कहने पर तो वो इसमें अब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सर अगला जो स्टॉक पर जो सवाल है वो नीरजा यादव जी का है। नीरा यादव जी ये पूछ रहे हैं कि सैनको गोल्ड स्काई गोल्ड पर टारगेट क्या रहेंगे। देखिए सेनको तो पुल बैक है, तो मेरा बाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। पुल बैक में 398-400 तक जो स्विंग हाई है, 404-85 का स्विंग हाई है वीकली पे, यहाँ तक जा सकता है। स्काई गोल्ड में आपको टारगेट मिल सकता है 375 रुपए तक। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, तो अब अगर मार्केट खराब हुआ, यहाँ से स्टॉप लॉस गया, तो घर से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है सर। अगला जो सवाल है वो मुख्तार अंसारी जी का है। ये पूछ रहे हैं कि ये हमारे प्राइम मेंबर ये पूछ रहे हैं कि पेनिसिया बायोटेक 469 का बाय किया हुआ है, अभी होल्ड करना चाहिए क्या?
देखिए पन्नेसिया बायोटेक में जरूर डेली पे एक डीपर फ्लैग बना था और आज गैप के साथ निकला है, तो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 434 तक बाई कर सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करते हुए। 397 के स्टॉप लॉस से 434 के लिए बाई कर सकते हैं, मैं नहीं करता। ठीक है सर। चंदन कुमार जी ने हमें 40 रुपये का समर्थन भेजा है, पूछ रहे हैं कि अगले 7 दिनों के लिए कोई स्टॉक बता दीजिए जो 3 से 4% का प्रॉफिट दे दे। देखिए इस टाइप की ना F1 गाड़ी में बैठ के जब वो 400 की स्पीड पे चल रही हो, तब फोन करके ये नहीं पूछा जाता है कि गियर बदलूं कि ब्रेक लगाऊं कि स्टेयरिंग मोड़ूं। स्विंग ट्रेडिंग इज लाइक F1 रेस, जहां आपको हर चीज पहले से पता होनी चाहिए और टाइमिंग आपकी सही होनी चाहिए। मैं अभी आपको बता के चला जाऊं कोई चीज अभिमन्यु की तरह, मैं तो घर चला जाऊंगा, आप वहां रण क्षेत्र में 20 योद्धा मिलके आपका काम तमाम कर देंगे। तो अभिमन्यु ना बने, पहले थोड़ा सा सीख समझ लें उसके बाद करें, या फिर टाइमिंग का वेट करें। जब टाइमिंग में आएगा, आप डॉक्टर के पास जाके नहीं बोलते ना कि आज मेरे को फलानी दवाई बता दो। आप डॉक्टर के पास गए हैं, वो अपने हिसाब से टेस्ट करेगा, सब चीज देखेगा समझेगा और उसके बाद दवाई लिखेगा। तो जब मौका परिस्थिति वैसी बनेगी तो आके मैं बता दूंगा, अगर लाइव रहूंगा तो। जी ठीक है सर। अंकुश जी, एसबीआई बैंक पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। एसबीआई बैंक, एसबीआई में 1050 तक जाना था, लगभग हाई बन चुका है 1022 का। अब यहां से बहुत कोई अच्छी मूव शायद ना मिले। फ्रेश बाई के लिए तो अब नहीं रह गया है, फ्रेश बाई के लिए फिर यूनियन बैंक ज्यादा अच्छा है। 995 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। जिसके पास भी पुराना लॉन्ग पड़ा है, जो 840 रुपए से हमने बाई रिकमेंड करना स्टार्ट किया था, हालांकि 1000 रुपए पे 980 रुपए पे हमने बुक करने की सलाह भी दे दी थी, बट अगर आपने नहीं किया है और अभी तक होल्ड कर रहे हैं तो 995 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर ले लें और 1050 के आसपास निकलने की सोचने लगे। जी। असीम दुग्गल जी पूछ रहे हैं कि एचबीएल इंजीनियरिंग इन्होंने 974 पर बाई किया हुआ है, क्या इसको भी होल्ड कर सकते हैं? जब तक 909 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एचबीएल इंजीनियरिंग ऊपर जा सकता है। 1 से 2 दिन में 958 निकाल दिया तो तेजी डेवलप हो जाएगी, नहीं तो फिर इस स्टॉक पे डाउट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा सर, राजेंद्र जी पूछ रहे हैं, बड़े तेज़ी से हमारे पास सवाल जो है वो लोगों के भारी संख्या में लोगों के सवाल आ रहे हैं और एकदम से जो है कमेंट सेक्शन में सवाल बदलते जा रहे हैं। एस के आहूजा जी पूछ रहे हैं क्या ये AGIL को इन्होंने 232 पे ख़रीदा हुआ है और औरो फार्मा 200 शेयर है इनके पास में, क्या इन्हें होल्ड कर सकते हैं? फिर औरो एजीआईएल फार्मा। कल हमने बाई दिया जी। था। एजीआईएल कल हमने डिलीवरी बाई दिया था, आज सुबह 306 रुपए में बुक भी किया है। कल कितने में दिया था? कल 292 में दिया था, आज सुबह 306 रुपए में बुक भी किया है, मतलब रिस्क फ्री हुए हैं। टारगेट अभी भी बचा हुआ है 340-45 करीब का। तो हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, ताकि अगर किसी भी वजह से मार्केट पलटे तो अब घर से कुछ ना जाए। औरो फार्मा में वीकली पे फ्लैग पैटर्न बना है, लेकिन कल की ब्रेकआउट कैंडल अपने डे लो पे आगे क्लोज किए, तो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल है। 2 4 6 दिन या 2 3 हफ्ते लग सकते हैं कि एक सेकेंड अटेम्प्ट बनाने का। बाकी जिस लोकेशन में फ्लैग फॉर्म हुआ है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% है, तो मैं इसको शेकआउट की तरह मान रहा हूँ। 1 2 4 दिन में ये वापस से सेकंड अटेम्प्ट मारेगा, तो अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो वेट कीजिए, जब 1250 के ऊपर टिकने लगे तब बाई कीजिएगा। जी। सर सुमीर जी हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि इनके पास ये कह रहे हैं, नमस्कार सर, इनके पास 200 शेयर थे टाटा मोटर्स के, जो स्प्लिट होकर के TMCV 217 पे इनको पड़ा और TMPV 480 पर। अभी पूछ रहे हैं कि वेदर आई शुड होल्ड और बुक प्रॉफिट और सेल TMPV एंड परचेज TMCV। व्यू 6 से 9 महीने का ये जानना चाह रहे हैं। देखिए टीएमपीवी बेच दीजिए और टीएमसीवी को रखे रहिए, शांति से कुछ मत कीजिए। यही पैसा जरूरी नहीं है कि टीएमसीवी में लगाएं, आप जाके कहीं दूसरी जगह लगा लीजिए, कहीं भी टाटा स्टील खरीद के इस समय छोड़ दीजिए। 1 आध साल बाद टीएमसीवी से ज्यादा रिटर्न ही आपको टाटा स्टील दे देगा, बट टीएमसीवी भी आपको अपसाइड देगा। तो टीएमसीवी रखे रहिए, टीएमपीवी बेच के टाटा स्टील में कन्वर्ट कर लीजिए। टाटा स्टील यहीं लेना हो तो ठीक, नहीं इस समय कल से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है वो प्रोबेबली 177 तक ले जा सकता है इसको नीचे, तो 177 के पास ज्यादा अच्छी बाई बनेगी।
जी, तो टाटा स्टील में 170 पर बाइंग की जा सकती है। ठीक है सर, अगला जो सवाल है वो संजीव कुमार जी का, और ये पूछ रहे हैं कि अंशुल सर इज़ नॉट साउंडिंग एज कॉन्फिडेंट इन जायसवाल निको एज मच एज ही वाज साउंडिंग इन एलटीएफ, वेयर एज देयर इज ए मच बिगर ब्रेकआउट इन जायसवाल निको, एनी पर्टिकुलर रीजन सर? बहुत बड़ा रीजन है सर, बहुत बड़ा रीजन है। एलटीएफ इज लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। लार्सन एंड टूब्रो मतलब इंडिया इज लार्सन टूब्रो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, एलटीएफ का मार्केट कैप उस समय 30,000 करोड़ के ऊपर था, 35,000 करोड़ था, आज 77,000 करोड़ है। जायसवाल निको कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। जायसवाल निको 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है, टर्न अराउंड स्टोरी है, ₹2.5 से चलते चलते 88 रुपए आया है। आप इसको मैक्स कर दीजिए एक बार, या फिर हाँ मैक्स, और बाजू में यही, हाँ ऑल। ये देखिए जायसवाल निको जब गिरता है तो इस तरीके से गिरता है। आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग में चार्ट किया, 80 रुपए से गिर के ₹2 आ गया था। जी ये जी कहाँ से गिरा था? 80 रुपए से गिर के ₹2 आ गया था, फिर वहां से 80 रुपए आया। तो ये टर्न अराउंड स्टोरी है, यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के नहीं प्ले किया जाता है। तो मेरा अंडर कॉन्फिडेंस जायसवाल निको की वजह से नहीं है, मेरा अंडर कॉन्फिडेंस आप लोगों की जो कैपेबिलिटीज है उसकी वजह से है। क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग क्लाइमेक्स के बाद आप लोग रेलवे डिफेंस अभी तक होल्ड किए हैं और रोज नए नए बाई करने की कोशिश करते हैं, इससे ये समझ में आता है कि इस समय चार्टिंग की नॉलेज आपकी परिपक्व नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप खेलने के लिए आप लोग परिपक्व नहीं है, क्योंकि ना आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, ना आप रिस्क मैनेज करते हैं, ना आप क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, ना रिस्क ट्रेड में कोई परसेंटेज लगाते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस जायसवाल निको पे पूरा है, मेरा कॉन्फिडेंस आप पे भी पूरा है कि आप लास्ट में अगर ये स्टॉक स्टॉप लॉस खाया तो अगले 1 साल तक आप रोज सवाल पूछते रहेंगे कि क्या करना है, क्या करना है, और मैं रोज बताता रहूंगा कि स्टॉप लॉस कट गया है, एग्जिट कर लीजिए, कहीं तक भी गिर सकता है। उसके बाद दो पॉसिबिलिटी होगी, अगर स्टॉप लॉस कटा तो या तो ये 50-60% घुस जाएगा, या फिर ये सेकंड अटेम्प्ट मारेगा। सेकंड अटेम्प्ट मारा तो बहुत पावरफुल होगा, बहुत बढ़िया पैसा बनेगा, लेकिन अगर नहीं मारा तो ये 50-60-70% गिर जाएगा, आपकी कैपिटल आधी रह जाएगी। तो मेरे को जायसवाल निको पे कोई डाउट नहीं है। मैं तो ये तो फिर भी 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है, मैं तो 600 करोड़ के मार्केट कैप पे खेल जाता हूँ। तो कल आईएफबी एग्रो मैंने दिया था, जी आईएफबी एग्रो का मार्केट कैप 1,700 करोड़ है, तो इसका तो जायसवाल निको का 8,500 करोड़ है। तो उस हिसाब से तो मेरा आईएफबी पे और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट आईएफबी पे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। थंगमलाई मैंने बाय दिया था कल, कौन सा दिया था? ब्लिस जीवीएस कल दिया था। कल ब्लिस जीवीएस एक ही दिन में परसों एक ही दिन में 14% चला। आप ब्लिस जीवीएस लगा के 1 वीक कर दीजिए, ब्लिस जीवीएस लगा के नीचे 1 वीक कर दीजिए, 1 वीक वो देखिए, ये जो नीचे से ऊपर ये पूरी वो बीच में जो फ्लैग बना था, वो फ्लैग का पूरा ब्रेकआउट हमने प्ले किया था, बल्कि हमने लोअर प्रीएम्प्टिव नीचे से लिया था, क्योंकि डेली पे 10, 20, 50 के अंदर 4 दिन की टाइट रेंज थी और वीकली पे एकदम छोटी नैरो बार थी। तो उसके ब्रेकआउट पे हमने 170 पे प्ले किया था, वहां से 195 हाई बना। मेरा कॉन्फिडेंस पैटर्न से ज्यादा आप पे है कि आप लोग ना क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करते हैं, ना रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं, ना पर ट्रेड कोई सिस्टम बना के रखा है कि एक ट्रेड में इतने % ऑफ द कैपिटल का ही रिस्क लूंगा। तो अगर ये स्टॉक पलटा, चला तो बहुत बेहतरीन पैसा देगा, नहीं चला और पलटा तो फिर उसके बाद क्या दुर्गति होती है मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप की, ये बाइंग क्लाइमेक्स के बाद आपने मल्टीपल स्टॉक में देखा है। उसके बाद भी सीखने नहीं तैयार हैं आप लोग, तो ये मेरी दिक्कत है। जी बैंक निफ्टी डाली बुक प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और काफ़ी अच्छे से अंशुल सर ने इसको समझाया भी है। सर अगला जो सवाल है शशि भूषण जी का है, ये हमारे प्राइम मेंबर भी है, और उन्होंने 40 रुपये का समर्थन भी भेजा है। आरबीएल बैंक इनके पास 324 रुपये और कला मंदिर 185 रुपये 44 पैसे पर है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें एग्जिट कर लें या इसे होल्ड रखें। सर एक मिनट, कल बैंक निफ्टी बाई दे गया था, अभी बढ़ गई है, बुक प्रॉफिट डाल दूं बस। 250 में बैंक निफ्टी बुक प्रॉफिट डालो फ्यूचर है। अच्छा, आपने कला मंदिर पूछा ना? आरबीएल बैंक और कला मंदिर। कला मंदिर, आरबीएल बैंक। सर देखिए, कला मंदिर में अगेन यही, कला मंदिर में जब ब्रेकआउट फेल हुआ था यहाँ पे
जैसे औरो फार्मा में कल बनाए ब्रेकआउट कैंडल, अपने दिन भर ब्रेकआउट चला और लास्ट में ब्रेकआउट फेल होके क्लोज किया। यही सेम चीज कला मंदिर में 200 रुपए पे हुई थी 28 अक्टूबर को। अब जिसने तुरंत ही 3% का स्टॉप लॉस काट लिया वो निकल गया, जिसने नहीं काटा, आज 129 रुपए का लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट था जो आज टेस्ट हुआ है। अब यहाँ से बाउंस बैक जरूर कर सकता है 148 तक, बट नेक्स्ट लेग में जब भी 129 तोड़ेगा तो ऑल टाइम लो 112.40 तक नीचे आते हुए दिखेगा। तो यही रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं लोग, इसीलिए मैं अब बाई सेल बताने से थोड़ा सा हिचकने लगा हूं, क्योंकि मेरा जो सेगमेंट है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है। मेरा सेगमेंट मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है। जहां चला तो जहां चाइनीज माल ज्यादा है, बहुत चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो पूरा पैसा बर्बाद, अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते हैं। मैं इसलिए बहुत लिमिटेड चीजें बाय देना स्टार्ट किया हूं आप पे। जी सर। दूसरा था आपका आरबीएल बैंक। आरबीएल जी बैंक, आरबीएल बैंक ठीक लग रहा है सर। आरबीएल बैंक में जो 269 का मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है 2021 से, उसका टारगेट 381 और 428 है। तो कंफर्टेबली धीरे धीरे करके, लो बीटा काउंटर है, धीरे धीरे करके उसकी तरफ चल देगा। बहुत बेहतरीन चीज ये हुई है कि आरबीएल बैंक बहुत अच्छी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे करके, और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है सर। अगला जो सवाल है सर, एक्सपेंस के नाम से आईडी है इनकी, और इन्होंने 40 रुपये का समर्थन भेजा है। ये पूछ रहे हैं कि टाटा टैक्स 735 पर इन्होंने बाई किया हुआ है, अगर ये 725 आए तो क्या इसे लॉस बुक कर लें? मैं तो नहीं करूंगा सर, मैं तो शांति से रखे रहूंगा। हाँ, एक चीज जरूर करूंगा कि 725 पे 50 वीक मूविंग एवरेज है, तो वहां पे एक बार निकल के ऑन द डिप्स में वापस ऐड कर लूंगा। तो एक छोटा ट्रेड मेरा, क्योंकि 725 बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां से पुल बैक जरूर आएगा। तो अगर जैसे ही पहला साइन ऑफ पुल बैक दिखेगा, मैं अपनी क्वांटिटी ढीली करके पुल बैक में वापस ऐड करने की कोशिश करूंगा। बट मैं टाटा टेक में लॉन्ग टर्म प्ले करने के मूड में हूँ, तो मैं बहुत जल्दी से नहीं बेच रहा हूँ। मेरे को कम से कम 955 चाहिए, तब जाके मैं अपनी क्वांटिटी मतलब माल बेच के एग्जिट करूंगा। तब तक कवर्ड कॉल राइटिंग, पुल बैक्स में मतलब ऊपर में माल बेच के नीचे वापस खरीद लेना, इस टाइप की एडजस्टमेंट मैं करता रहता हूँ और मैं आगे भी करता रहूंगा। ठीक है सर। सुशील जी पूछ रहे हैं सर, वन बैम लिमिटेड असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है और प्री एम्पटिव एंट्री एट 1183 रुपये विद स्टॉप लॉस 1164, टारगेट 1271, प्लीज़ कंफर्म। वन बैम पर ही पूछ रहे हैं सर, शायद आपने इनको बताया कोई टारगेट दिया है। स्टॉक का नाम बताइए सर। वन बैम लिमिटेड। अच्छा, 361 लिमिटेड 1100। पैटर्न ठीक ठाक है, कपनैंडल पैटर्न है जिसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट बन भी रहा है 1193 के आसपास प्रिसाइसली। 1194 के ऊपर बनते बनते नहीं बन रहा है, फिर बन रहा है, फिर नहीं बन रहा है, ऊपर नीचे उसी के आसपास घूम रहा है। तो अब कंफर्म ब्रेकआउट 1220 के ऊपर बनेगा। 1220 निकले तो बाई कीजिएगा, 1220 के ऊपर बाई कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका लगेगा एग्रेसिव वाला 1168, और टारगेट आप खींच लो कि ऑल टाइम हाई पार कर देगा। तो फिलहाल ऑल टाइम हाई 1303 पकड़िए, उसके ऊपर एक्सटेंशन मिल सकता है। जी सर। सचिन जी हमारे प्राइम मेंबर, ये पूछ रहे हैं कि एशियन पेंट्स 2850 की बाइंग, 133 शेयर इनके पास है, इस पर क्या करना चाहिए? एशियन पेंट अब सर 2180 में मैं बाई दे रहा था, 2900 पे मैं प्रॉफिट बुक करा रहा था, जब जाके आपने बाई किया। बाइंग रेंज इसकी 2732 एंड बिलो है, तो 2732 आए तो वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। उससे नीचे अगर थोड़ा सा खिंचता है तो हर डिप में एक्यूमुलेट करना चाहिए बिलो 2780, 2780 सॉरी 2732 बाइंग एरिया है। 2732 से नीचे हर प्राइस पे बहुत बेहतरीन बाई बनेगा, ऑल टाइम हाई निकल जाएगा अकाउंट। तो 2732 के आसपास एक बार सवाल पूछिएगा। अगर बुलिश एविडेंस दिखा तो बाई करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा और डिप के बाद जहां भी बुलिश एविडेंस दिखेगा बाई करेंगे। कल परसों ट्यूसडे के सेशन में बुलिश एविडेंस था, लेकिन कल के सेशन में चूंकि मार्केट में प्रेशर था तो वो फेल हो गया। एक बार लिक्विडेशन में 2732 जा सकता है।